वैसे ही डाइपोल मोमेंट है, लेकिन डाइपोल और मोमेंट का डाइपोल मोमेंट से रिलेशन है। देखते हैं क्या है। डाइपोल का मतलब हमने बताया था लास्ट टर्न पर। डाइपोल का मतलब होता है ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें दो अलग अलग पोल हो, उसको क्या बोलेंगे? डाइपोल कहा जाएगा। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड रहते हैं। उसी में तो बताया था पोलराइजेशन जनरेट हो जाना मतलब डाइपोल क्रिएट हो जाना। और मोमेंट का मतलब क्या होता है? घुमाव। मोमेंट का मतलब क्या होता है? कैसे? घुमाव, मोशन। किसी एक फिक्स एक्सिस के अराउंड मोशन। अब वो मोशन जिस चीज के कारण जनरेट हो जाता है उसे हम लोग उसी का मोमेंट कह देते हैं, ठीक। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। ये दरवाजा, मोमेंट क्या होता है मैं वो समझा रहा हूं। मोमेंट ऑफ फोर्स देख लिया जाए क्या होता है। फोर्स के कारण जनरेट घुमाव। खड़े हो जाओ बाबू समर, वो दरवाजे का स्टॉपर हटाना जरा। अब दरवाजे के पीछे जाओ, हाँ पीछे। अब दरवाजे के इधर पे फोर्स लगाओ, हाँ फोर्स लगाओ और लगा रहे एकदम से, लगा लगा लगा। अब ये दरवाजा हुआ क्या? दरवाजा घूम गया कि नहीं घूम गया? एक फिक्स एक्सिस, अब इधर खींचो, खोल दो दरवाजा। एक फिक्स एक्सिस के अलावा ये रोटेट कर जा रहा है, क्योंकि वो एक्सिस को फिक्स कर दिया गया और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। अब बैठ जाओ। इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स। एक घुमाव जनरेट हो गया फोर्स लगाने के कारण, कोई दिक्कत? मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में नाम शायद सुने हो, अभी तक आ गया हो, टॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम सुना इसका? टॉर्क। होता क्या है इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन? जिस चीज के कारण वो टॉर्क जनरेट हो रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हो रहा है, वो चीज इनटू उस एक्सिस और लाइन ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस एफ एस। आगे कॉस थीटा लगाए होगे, वो बात की बात है। एफ एस कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो डॉट हो जाता है एफ डॉट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो ना? तो यहां पर अब क्योंकि स्केलर वेक्टर का कंसेप्ट नहीं, यहां बस हम एक चीज समझा रहे हैं कि एक फोर्स लेते हैं, ठीक, जिसके कारण घुमाव जनरेट हो रहा है, उसमें मल्टीप्लीकेशन किसका कर देते हैं? वो एक्सिस जिसके अलावा वो घूम रहा है इनटू लाइन ऑफ फोर्स, जहां हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है। अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है। ये क्या है? मैग्नेट में ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल को अट्रैक्ट करना चाहेगा कि नहीं? और साउथ पोल हमेशा नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करना चाहेगा कि नहीं? तो अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर दें तो होगा क्या? तो नॉर्थ पोल जाएगा, इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करने के लिए इधर जाने की कोशिश करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने के लिए इधर आने की कोशिश करेगा, और एक इसमें मोमेंट जनरेट हो जाएगा कि नहीं? इसको कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आ रही बात? वही मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग अंडर रूट n+2 वाले फॉर्मूले से निकाल रहे थे, ठीक है, वही मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम एक डाइपोल का अलग सिस्टम लेते हैं, एक और सिस्टम लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये हमारे पास एक डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की लाइन ऑफ फोर्स इधर जाएगी, नेगेटिव चार्ज की लाइन ऑफ फोर्स इधर जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगा। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इस एक्सिस के अलावा क्या करेगा? रोटेट करने लगेगा कि नहीं? घूमने लगेगा कि नहीं? एक घुमाव जनरेट होगा कि नहीं? इस घुमाव को कहा जाता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जनरेट हुआ, इसको कहते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। क्या कहा जाता है? डाइपोल मोमेंट। कोई समस्या? इसको क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। अब कहोगे कि सर जी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बता रहे हैं और पढ़ा क्या रहे? केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब, जैसे मान लिया कि एग्जांपल लिया हमने HCl। HCl है क्या? एक तरह का इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम ही तो है। अरे भैया, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, हो गया कि नहीं? एक डाइपोल हो गया कि नहीं हो गया? इसका डाइपोल मोमेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक।
इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा। उस डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान से सुनना, जैसे यहां पर था मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकाले, वो फोर्स जिसके कारण घुमाव जनरेट हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय वो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस लाइन ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस। समझ में आ रही बात की? अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। इस अगर हम दरवाजे को घुमा रहे हैं तो इसमें जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, जितना हमने फोर्स लगाया, ठीक, जितना हमने फोर्स लगाया इनटू यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस, कोई दिक्कत? अब अगर हम इसको कंजर्व कर दें, टाउ को फिक्स कर दें, मतलब टाउ टॉर्क जो है, इस दरवाजे का टॉर्क तो फिक्स रहता है, ठीक है। मान लो इसका जो टॉर्क है वो कितने यूनिट जा रहा है, मान लिया कि 32 यूनिट, ठीक है, 32 यूनिट का आपको टॉर्क लग रहा है। तो आपने अगर फोर्स लगाया 16 न्यूटन का, तो डिस्टेंस कितनी रहेगी? 2 मीटर की रहेगी कि नहीं रहेगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपने अगर 16 यूनिट आपने फोर्स लगाया तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 यूनिट। अब अगर मुझे कम फोर्स लगाना, मैं चाहता हूं थोड़ा सा कम फोर्स लगाऊं, तो अगर मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, थोड़ा सा 4 कर दूं, तो फोर्स कितना हो गया? 8। अब कुछ जाहिल मुंह देख रहे हैं मेरा, उनको शायद 8 और 9 का 8 और 4 का पहाड़वा नहीं आता, ठीक है, कि अगर वो 32 फिक्स कर दिए हैं तो एक को 2 कर दिए, एक को ममता 16 कर दिए हैं, तो अगर फिर से उसको 4 कर दिया जाए तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ये मुंह देख रहे हैं, कुछ और ना हो जाए, कहीं कहीं 41 42 42 ना हो जाए। फोर्स कम हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मैं इसको और ज्यादा बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं? 8 कर दूं, तो डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा हूं, फोर्स कम होता जा रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ रहा हूं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, अबे पीछे जाओ, पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके पास से धक्का लगाओ। ज्यादा फोर्स लग रहा है यहां पर, अबे रुक दे, ज्यादा फोर्स लग रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बाबू। नल देखे होगे तुम लोग, नल हैंडपंप वाला। हैंडपंप 2 तरह के जनरली होते हैं, एक तो जो घर में लगता है, जो गुड्डू मिस्त्री आके लगा चले जाते हैं, एक होता है सरकारी नल। कौन से नल पर कम फोर्स लगता है? सरकारी नल पर कम फोर्स लगता है। क्यों कम फोर्स लगता है? क्योंकि उसका जो हैंडल होता है वो बड़ा होता है, आदमी बैठा है, चला रहा है, बात कर रहा है फोन पे, नल चला दे रहा है। समझ में आ रही बात? और छोटे वाले नल पे तो बचपन के याद करो, लटक जाते थे बनियान पहन के, हैं, लटक जाना पड़ता था, क्योंकि उसका हैंडल क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। इसीलिए दरवाजे पर वो जो खींचने बंद करने वाला होता है, एक एकदम छोर पर लगाया जाता है, ठीक है। ज्यादा घुमाव जनरेट होता है, ज्यादा टॉर्क, फोर्स हमारा क्या होता है? कम लगता है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो म्यू देखते हैं। म्यू, अब यहां पर जो घुमाव है वो जनरेट हुआ है चार्ज के कारण, क्यू इनटू ये वाली डिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से इसके बीच की डिस्टेंस मान लिया डी, और ये वाले के बीच की डिस्टेंस, तो टोटल हो गया 2d। अच्छा, यहां से और यहां के बीच की डिस्टेंस है 2d, इसको हम लोग म्यू को चार्ज लिखते हैं ऐसे, इनटू 2d है क्या, एक ये वाली डिस्टेंस, यानी कि बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कि नहीं? बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कि नहीं? यानी कि डाइपोल मोमेंट जो हमारे यहां से निकल के आया हुआ या आपका चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ, चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ। चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होना चाहिए, तब उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये चीज क्लियर हो गई? मैं घुमाव की बात कर रहा हूं, ठीक। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, तनु, अरे हाँ ना बोला करो यार, ठीक है। हाँ,
जैसे बाबू बोले बाबू समर, तो समर बोले। जैसे बाबू समर, यार देखो, यस सर, मेहनत लगती है इसमें। अब जैसे मान लो इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, बड़ी देर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर हमने फोर्स लगाया इधर, और इस तरह से भी फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो घुमाव जनरेट हो रहा है क्या? है? कौन यस सर बोल? कौन यस सर बोला क्या? इधर से मोशन हो रहा है पर मोमेंट नहीं जनरेट हो रहा है, घुमाव नहीं जनरेट हो रहा है। तो यानी कि आपके दोनों एक्सिस पर फोर्स लगे। अब जैसे उधर भी दम लगाओ एक ही डायरेक्शन में, मान लो एक्सिस फिक्स नहीं किए, एक्सिस आप फिक्स नहीं किए और फोर्स लगाए जा रहे हैं दोनों डायरेक्शन में ऐसे बराबर बराबर, तो क्या घुमाव जनरेट होगा? नहीं जनरेट होगा। फोर्स बराबर लगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगे। अब अगर ये दोनों नॉर्थ पोल रहे, दोनों साउथ पोल रहे, तो क्या मोमेंट जनरेट होगा? है? तो जूम इन कर दो, रहने दो, कर दे रहा, चल रहा है इतना तो चलता है, इतना ठीक है। आज ध्यान से सुनो। फिर अशरफ का कौन था? अपने आप हो गया। कुछ चीजें बस ऐसे ही हो जाती हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब मतलब घुमाव जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब एक सिस्टम लेते हैं, एक मॉलिक्यूल है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई समस्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर आप भी बनाना सीख जाएंगे, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। वो कब पढ़ेंगे? पढ़ लेंगे। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक। कोई समस्या? लीनियर स्ट्रक्चर इसका होता है। यहां पर डाइपोल दिख रहे हैं, दो डाइपोल दिख रहे हैं, एक कार्बन और ऑक्सीजन का, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां पर एक डाइपोल ये दिखा, अब और ये एक डाइपोल ये दिखा, दोनों डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं? तो इसमें डाइपोल मोमेंट तो जनरेट हुआ, इस सिस्टम के कारण एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ, इस सिस्टम के कारण एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब एक चीज, अब जैसे ये था ऐसा डाइमोलिकुलर था, अगर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर तो समझ में आ जा रहा था कि हाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स दिखेंगे जो ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें दो ही एटम्स हों, उसमें कई सारे एटम्स होंगे कि नहीं होंगे। तो जब बहुत सारे एटम्स हो जाते हैं, ध्यान से बात सुनना, बहुत सारे एटम्स हो जाते हैं तो कई सारे डाइपोल बनेंगे। तो हर डाइपोल मोमेंट का जो आपका अलजेब्रिक सम निकल करके आता है, वेक्टर सम निकल करके आता है, वही होता है नेट डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? नेट डाइपोल मोमेंट। ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मल्टी एटॉमिक सिस्टम है, मल्टी एटॉमिक सिस्टम मतलब जैसे दो एटम से ज्यादा मॉलिक्यूल में रहते हैं, CO2 हो गया, NH3 हो गया, NF3 हो गया, CH4 हो गया, CCl4 हो गया, ऐसे अगर बहुत सारे ऐसे तुमको दिखते हैं, जैसे CCl4 की हम बात करें, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन है। यहां पर देखिए आपके पास एक कार्बन क्लोरीन, यहां एक डाइपोल क्रिएट हुआ, यहां एक डाइपोल क्रिएट हुआ, यहां एक डाइपोल, यहां एक डाइपोल, बहुत सारे डाइपोल क्रिएट हो रहे कि नहीं? तो पूरे मॉलिक्यूल का अगर हम डाइपोल मोमेंट निकालने की बात करेंगे तो सारे डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम, समझ में आ रही बात कि नहीं? सारे डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम क्या कहलाता है? आपका नेट डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, बट इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। कितना होता है? नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा इसका? 0 होगा, क्योंकि इसमें दो डाइपोल बन रहे हैं और दोनों का डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? अपोजिट होगी। अब उसमें जैसे समर बाबू इधर आओ, मिस्टर प्रकर्ष, मिस्टर
बगड़ बिल्ला इधर आओ, इधर आओ, अब यहाँ खड़ो, समर बाबू बीच में खड़ो। इनके पकड़ा, हाँ खींचा, हाँ बस ऐसा खींचना कि हिले मत। अब मान लो ये 15 न्यूटन से समर बाबू को इधर खींच रहे हैं, तुम भी 15 न्यूटन से खींचो, 15 न्यूटन से वो इधर खींच रहे हैं। समर बाबू के ऊपर फोर्स महसूस ये कर रहे हैं 30 न्यूटन, लेकिन अब चूंकि उस फोर्स के कारण न इनके शेप में, न इनकी साइज में, न इनके मोशन में, न इनके मोशन की डायरेक्शन में कोई परिवर्तन या कोई चेंज हो रहा है, जिस कारण इनके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0 न्यूटन का। बात समझ में आ रही कि नहीं? नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0 न्यूटन का लग रहा है, हालांकि ये महसूस करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। अब अगर मैं 15 न्यूटन, जरा पीछे खींचना उसको, जब पीछे से 15 न्यूटन इधर से खींचो, तुम भी खींचो, 15 न्यूटन उधर से खींचे। अब इनके ऊपर टोटल 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं इसका वेक्टर सम कितना होगा? नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। कोई फोर्स नहीं लग रहा है यार, झूठ में परेशान हो तुम। अबे आराम से खींच, चलो बैठ। तो वही होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में, कई सारे डाइपोल रहेंगे, लेकिन उन डाइपोल्स का जो वेक्टर सम मतलब उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? तनु भाई आप बताइए, डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे कि नहीं वेक्टर में? तो वेक्टर में जब हम डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। नेट क्या हो जाता है इसका? 0 हो जाता है। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ध्यान से बात सुनना। क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी है किसी के पास? नहीं यहां पर एनसीईआरटी, अरे जाहिलो, हाँ तो बताए तो। नेट मतलब अब एक मान लो उसका जो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डीबाई, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? डीबाई। ठीक, ध्यान से सुनना। इस डाइपोल के कारण, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण जो मोमेंट जनरेट हुआ, मान लिया 5 डीबाई का हुआ, 5 डीबाई। अब इस डाइपोल के कारण जो होगा वो -5 डीबाई होगा। अब जब नेट निकालेंगे मतलब वेक्टर सम मतलब इस माइनस को भी कंसीडर किया जाएगा, जोड़ दो, कितना हो गया? 0। मतलब वो चीज रोटेट करेगी ही नहीं, चाहे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए रोटेट नहीं कर रहे। समझ में आ गई बात? ठीक। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है NH3 और NF3 का। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम यहां पर लिख दे रहे हैं और उसका शेप बना करके हम समझाते हैं। NH3 है ये, इसको हटा दें, NH4 बन गया। यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, ये NF3, दोनों का शेप लगभग सेम होता है। 3 पेन देना जरा, 3 पेन पतले पतले इकट्ठा करो। कौन शोर कर रहा था? कौन कर रहा था? अब तुम लात खाओगे। कौन है न्यू है तो क्या हो गया? न्यू हो गया तो बकवास करेंगे यहाँ पर बैठ के? आओ थे पची पूर्ण बताए दो। चढ़ा देंगे गाड़ी तुम्हारे ऊपर, किसी मर जाओगे नालायक। हाँ क्या हुआ? जा रहा है जी, कहाँ पर जाना? हाँ 5वीं पीरियड में शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएंगे। नहीं आज अंग्रेजी ना पढ़ना,
ये शेप होता है। भाग ना जाना, एक मिनट, अभी मोबाइल घुमा के देखेंगे कौन कौन है क्लास 1 में। ये है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 और यहाँ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन, फ्लोरीन, 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 यहाँ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लगभग सेम शेप है इन सबों का। एक का डाइपोल मोमेंट कम होगा और एक का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। सवाल यही है कि किसका, ये हम लोग अभी लंच के बाद देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनना, जो पोलैरिटी होगी वो ज्यादा होगी, हमारा NF3 की पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि डाइपोल मोमेंट हमारा किसका ज्यादा होगा, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन वही पूछा जाता है कि NH3 और NF3 में हमारा क्या होता है कि जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा होना चाहिए। इसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कम हो जाता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका जो है आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, इसके जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, डाइपोल की ओरिएंटेशन जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की, वो उसी की तरफ होगी। जैसे NH3 में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा निकल करके आएगा, वो नेट डाइपोल मोमेंट इसका वेक्टर सम है इस एक्सिस के अलोंग, ठीक। यहां पर NH3 के केस में क्या होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कम हो जाता है, ज्यादा पोलैरिटी होने के बावजूद। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वो इसका डाइपोल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 3 अलग अलग डायरेक्शन में। इसीलिए हमने बताया था कि डाइपोल मोमेंट, जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, नेट डाइपोल मोमेंट उसके जितने भी डाइपोल मोमेंट होते हैं उन सब का वेक्टर सम होता है। यहां पर अगर वेक्टर सम निकालेंगे तो इसके डायरेक्शन क्या किधर आएगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके अलोंग आएगा, यानी कि तीनों जुड़ जा रहे हैं आपस में। और यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के कारण यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, कम हो जाता है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट बस इतना ही हम लोगों को जानना था। एक एक्सेप्शनल केस यही है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़नी है थियरीज, कोवेलेंट बॉन्ड की थियरीज। कोवेलेंट बॉन्ड की 3 थियरीज हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी है, VSEPR थियरी जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी कहते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। 3 थियरी है। वैलेंस बॉन्ड थियरी पहले देखा जाए, VBT। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी, पर उसके पहले हम लोगों को शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जानना है। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताया था मैंने कि नहीं, कि S का शेप कैसा होता है, P का शेप कैसा होता है, ये भी नहीं बताया ना, सेकंड चैप्टर में ही था, रह गया था, बता देते हैं उसको, ठीक है। सारे ऑर्बिटल्स का पहले शेप जानना, भाई शेप जानना जरूरी है। जितने सबशेल्स होते हैं, कितने सबशेल्स होती हैं, 4 तरह की होती हैं, कौन कौन सी, S, P, D और F, 4 तरह की सबशेल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, तुम लोग की कॉपियों में हम देख रहे हैं, जो कॉपी बच्चे चेक करा रहे हैं, जो बेटा नहीं चेक करा रहे हैं उनकी बात ही अलग है, ठीक है। वो उनके लिए पता है मुसीबत कब हो जाएगी, जब हम बोलेंगे कल सारे बच्चे अपनी कॉपी लेके आएंगे, तब पता है क्या होता है, तब हाहाकार मचता है। ममता कॉपी दे देना, दीपा कॉपी दे देना, समर बाबू कॉपी दे देना, तो इसे कॉपी मांगना लोग शुरू करते हैं, परेशान होते हैं। अब एक टीचर मांगेगा दूसरा टीचर भी मांग लेगा, उसी में कॉपी ले देना, फिर एक रात पूरा जगना पड़ता है, तब जाकर के गंदी सी हाथी गोबर जैसी राइटिंग में लिखना पड़ता है, किसी तरह काम पूरा हो। उसमें भी 4-5 चैप्टर उड़ा देता है आदमी, क्योंकि एक रात में तो पॉसिबल ही नहीं है। इस सबसे अच्छा होता है कि टाइम से, जब टाइम रहे तो आदमी काम पूरा कर ले अपना। तो खैर वो सब तो यथार्थ सत्य है, वो होना ही होना है। तुम लोग कॉपी बनाओगे नहीं, हम एक दिन कॉपी मांगेंगे ही, उसके बाद एक रात जग के पूरा कॉपी लिखोगे ही, ये सदियों से चलती आ रही है परंपरा। तो कॉपी में कुछ बच्चे क्या है कि डी और एफ ब्लॉक में एस और पी तो ठीक है चल जाता है, स्मॉल कैपिटल में बहुत अंतर नहीं पता चलता, पर डी और एफ में
कैपिटल डी और कैपिटल एस लिख देते हैं। तो एस सबशेल, पी सबशेल, ये जो सबशेल और ब्लॉक के बारे में बता रहे हैं जो एसपीडीएफ है, इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा करो, ठीक है। हमेशा किसमें लिखोगे? स्मॉल लेटर में लिखा करो। तो सारे सबशेल्स का शेप लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। एक है हमारी एस सबशेल। एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होते हैं। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक बॉक्स, बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यह रिप्रेजेंट किया जाता है बॉक्स से। जैसे इलेक्ट्रॉन को एरो से रिप्रेजेंट करते हो, तो क्या एरो जैसे ही होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं ना, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट एरो से किया जाता है। तो ऑर्बिटल को बॉक्स से, तो बॉक्स की तरह होता है क्या ऑर्बिटल? ऑर्बिटल का शेप होता है कुछ। तो एस ऑर्बिटल है, उसका शेप कैसा होता है? ध्यान से देखना, कैसा होता है, कोई बता? इसका शेप होता है स्फेरिकल। यही सबशेल है और यही ऑर्बिटल है। मैंने बताया था ना, एक घर में एक ही कमरा है और वही सब है। तो एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होती है, ठीक है। 3 डायमेंशनल, अच्छा ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होती है कि 3 डायमेंशनल एरिया या 3 डायमेंशनल रीजन कह सकते हो। 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी एटम में वो जगह जहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं ना है। तो वो ऑर्बिटल एस का शेप ऐसा होता है। 3 एक्सेस बना दीजिए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशनल है ना, एक्स वाई जेड। स्फेरिकल होता है। कोई समस्या? एस का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अच्छा, अगर कोई चीज स्फेरिकल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किस जगह पर मैक्सिमम होगी? एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा पाए जाएंगे? अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, रिपेल करेंगे एक दूसरे को कि नहीं? यानी कि उस ऑर्बिटल में भी यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे, बीच में कम, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा यहां पर सरफेस के आसपास ज्यादा रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको कहते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं? एंटी नोड। और इसको बोलते हैं नोड्स। अच्छा, यहां पर नोड्स और एंटी नोड्स नहीं समझ में आएगा। पी का जब शेप बताएंगे तब समझ में आ जाएगा कि नोड और एंटी नोड का मतलब एक्चुअल में क्या है। क्योंकि स्फेरिकल में तो कोई, जैसे नोड का मतलब जनरली जानते क्या हो? नॉट बोलते हैं उसको, गांठ। तो कोई चीज गोल है तो उसमें कहीं गांठ बंधी हुई तो दिखती नहीं है। लेकिन अगर पी का शेप बताएंगे तो वहां पर नोड्स और एंटी नोड समझ में आ जाएगा। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। समझ में आ गई बात? अब आ जाते हैं पी की तरफ। पी सबशेल। पी एक सबशेल है। पी सबशेल में ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं? 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीनों ऑर्बिटल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। इसको हमने लिखा था px, py और pz। ध्यान से सुनना, इसका शेप होता है डंबल की तरह। डंबल जैसा डमरू होता है ना, डंबल की तरफ इस तरह इसका जो शेप होता है। पी ऑर्बिटल का शेप, एक पी ऑर्बिटल कैसी होगी? इस तरह से होगी, ठीक। दूसरी पी ऑर्बिटल कैसी होगी? दूसरी भी डंबल ही होगी। तीसरी कैसे होगी? ऐसे होगी। और ये पूरा मिलाकर के एक पी सबशेल हो जाता है। क्या हो जाता है? एक पी सबशेल। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। समझ में आ रही बात? ये पूरा का पूरा है पी सबशेल। ये पूरा का पूरा क्या है? पी सबशेल है। और उस पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं? कितने डंबल दिख रहे हैं? अरे इसमें देखो तब दिखेगा, मुंह पे मेरे डंबल थोड़ा बना है। टोटल हमको 3 डंबल दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? टोटल कितने डंबल दिख रहे हैं? 3 डंबल दिख रहे हैं। एक पी सबशेल में कितने डंबल दिख रहे हैं? 3 डंबल। एक पी एक्स, पी वाई और पी जेड।
ऐसा शेप होता है। 3 पेन दो तो समझाएं हम 3 डायमेंशनली। जब ले खुदवा बाबू तब ले सब निकाल के देंगे बना, ठीक है। ये हमारा एक पी सबशेल है पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल, ठीक है। इसमें एक डंबल है, ये कैसे इस तरह से शेप है पी एक्स, समझ में आ रही बात, ठीक है। कैमरा समझाई बाबू। ये हमारा है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स का शेप कैसे है, ऐसे पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तीनों एक्सिस पर 3 पी ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल हो गई पी एक्स, दूसरी पी वाई, तीसरी पी जेड, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब इसमें नोड्स और एंटी नोड्स देखा जाए तो एक को उठाते हैं ऐसे, इनको कहा जाता है लोब्स। ये होते हैं 2 लोब्स। ये हमारा है नोड, अरे भाई गांठ यहीं ना दिख रही है, और ये जो जगह है ये क्या है, एंटी नोड्स। अब एंटी नोड्स और नोड्स में एक चीज बताओ, कहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, नोड्स पर या एंटी नोड्स पर? एंटी नोड्स पर, मैक्सिमम दूरी पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहां और यहां मिला करके देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 यूनिट चार्ज के बराबर आ रहा था। यानी कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे थे। इनका जब मास मेजर किया गया तो 2 यूनिट इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर आ रहा था। यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन वाई वाले में, 2 इलेक्ट्रॉन जेड वाले में, एक्स वाई जेड। समझ में आया पी का शेप कैसा होता है, कोई दिक्कत? अब ये हमारा एक्सिस पर ही है तीनों के तीनों, तो पी सबशेल को या पी ऑर्बिटल्स को कहा जाता है एक्सियल ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल। अब ध्यान से सुनो, डी का शेप जो है यही मेन है, इसको समझना। डी का शेप कैसा होता है, डी सबशेल। डी सबशेल है, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। पांचों ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, बॉक्स से, ठीक। एक का नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ऐसे शेप, ये ऐसे नाम होता है इनका। अब नाम वहां तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड था तो समझ में आ जा रहा था, यार एक एक्स एक्सिस पर दे देंगे, एक वाई एक्सिस पर, एक जेड एक्सिस पर। अब तनु सीधे बढ़ो। अब ध्यान से सुनो, ये जो डी एक्स वाई है, पहले तो इसका शेप जान लो, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। डबल डंबल, मतलब एक ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, ये एक डी ऑर्बिटल है। ऐसी कितनी डी ऑर्बिटल टोटल बनेंगी, 5 डी ऑर्बिटल बनेंगी। अब उनको कैसे हम लोग एक्सिस पर और या प्लेन पर कैसे एडजस्ट करेंगे, वो चीज देखना है, और यही ध्यान देने वाली बात है। ध्यान से सुनो, ये हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये क्या है हमारा, 3 डायमेंशनल स्पेस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक। ये तो हो गया एक्सिस। एक्सिस के अलावा क्या होता है, प्लेन। एक्सिस के अलावा क्या होता है, प्लेन। जैसे ये जो कमरा है इसमें क्या है, एक हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो जिस प्लेन पर हम लोग खड़े हैं उसको कौन सा प्लेन कहा जाएगा, एक्स जेड प्लेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एक्स जेड प्लेन। इस प्लेन को क्या कहा जाएगा, वाई, वो एक्स एक्सिस था, एक्स वाई प्लेन। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब इस पे चढ़ जाओगे तो वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन
और वाई जेड प्लेन। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस भैया याद देखो नालायक, एक दिन तुम लोगों से बात करना है हमको। नजर या तो नीचे रहती है या तो फिर समझ जाओ कहां रहती है तुम लोग की। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई समस्या? ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई, ये अबे एक्स वाई ही है। ये एक्स है, ये वाई है, तो ये भी एक्स वाई हो गया, ये भी एक्स वाई, ये चारों एक्स वाई ही प्लेन तो हैं। अरे क्वाड्रेंट हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? एक्स वाई जेड, ध्यान से सुनो, बता ले जाओगे। अगर सोओगे तो नहीं बता पाओगे। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये कौन सा प्लेन है? ये 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 कौन सा प्लेन है? हाँ, ये इधर, हाँ ये कौन सा प्लेन है? ये वाला एक्स जेड, ये हाँ एक्स जेड, ठीक। अब समझ में आ गया। अब देखते हैं वो डबल डंबल एक्स वाई वाला देखते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, तो जो दोनों डंबल है ना वो एक्स वाई प्लेन पर है, ना कि एक्सिस पर। समझ में आ रही बात? एक डंबल हो गया ऐसे और दूसरा ऐसे। समझ में आ रही बात? तो समझ में आ रहा है? ठीक। तुम्हारी आवाज इतनी सुरीली कैसे हो गई? अरे वो बोली है ये पहले तो बस सवाल सुनने से पहले बोल दी नहीं। अच्छा, तो बात यहां तक आ पहुंची। जब तक पेन नंबर निकलवाना था तब तक मार झगड़ा नहीं कर रहे, और जहां काम निकला ये लंबे लंबे सेंटेंस। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इतना तो समझ में आया। तो ये एक्स वाई प्लेन होगा, ये भी समझ में आया। तो जो डी एक्स वाई है वो इसी प्लेन में रहेगा। इस पेन को हम हटा दे रहे हैं, एक्सिस को हटा दे रहे हैं, तो अब वो ऐसे रहेगा एक्स वाई, ऐसे ही। दो डंबल है ना, तो वो जो फूल की चार पत्तियां हैं वो इन्हीं चार क्वाड्रेंट में आपके रहेंगी। समझ में आ रही बात? एक्स वाई हुआ क्लियर? अच्छा, अब इसको कॉपी पर बना पाना तो लगभग असंभव है। पीपी वाला बना लेंगे, लेकिन इसको इसीलिए यहां पर समझना ज्यादा जरूरी है। ये हमारा एक्स था, ये वाई था, ये जेड था। अब अगला कौन सा है? डी वाई जेड। डी वाई जेड, वाई है, ये जेड है, ठीक। यानी कि ये वाला प्लेन हमारा वाई जेड होगा, ये प्लेन वाई जेड होगा, ये प्लेन वाई जेड होगा, ये प्लेन वाई जेड होगा। यहां पर एक लोग, ठीक, नीचे और इधर। समझ में आ रही बात? अब डी जेड एक्स, जेड एक्स, एक इधर फिर एक इधर, दो डंबल बन गए। बात समझ में आ रही है? तीन का तो समझ में आ गया कि ये छह प्लेन में बाकी तीन ऑर्बिटल हमारी एडजस्ट हो गई। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब देखना है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां से? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां है? ये एक्स था, ये वाई था। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस पर रहते हैं, ऐसे एक्सिस पर ही रहेंगे, प्लेन पर नहीं रहेंगे, ठीक है। दो डंबल। और डी जेड स्क्वायर समझाने से पहले इन सब का हम जरा शेप बना करके समझाते हैं। जैसे मान लिया ये एक्स है, ये वाई है, तो डी एक्स वाई हो गया। डी वाई है, डी जेड है, तो डी वाई जेड हो गया। और डी जेड है और ये एक्स है, तो डी जेड एक्स हो गया, ठीक। ये तो हो गया हमारा प्लेन पर वाले सारे के सारे। अब इन तीनों को मिला करके बनाया जाए तो वही होगा हमारा एक्चुअल डी ऑर्बिटल। लेकिन इन तीनों को एक साथ ऐसे रख पाना तो मुश्किल है ना। वो तो 3 डायमेंशनल जो है डायग्राम बना पाना बहुत 99.9% बड़ा मुश्किल काम है। और अगर मेरे जैसा कलाकार रहेगा तो और मुश्किल है, ठीक है। अब ये तो तीन हो गए प्लेन पर। और नेक्स्ट है जो डी एक्स वाई, ये हमारा कहां रहता है?
एक्सिस पर, ये कहां रहेगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कहां रहेगा एक्सिस पर, ठीक। और जो नेक्स्ट है x y z, अब कहोगे सर जी ये दूसरे डिजाइन के क्यों बना दिए, बता दें अभी, dz स्क्वायर है, ये हमारा एक, और दूसरा जो बनता है वो ऐसे रिंग की शेप में ऐसे बन जाता है। ये है क्या, ये dz स्क्वायर किस तरह का शेप है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ये कुछ इस तरह से ही लिखे हैं, ये इस तरह से डायग्राम बनाया गया है, ठीक, ऐसे ना है dx y z, पहले ऐसे था, थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए, मतलब ये हमारा अभी भी 90 डिग्री पर ही है सब, ये है z एक्सिस, तो एक जो लोब है वो ऐसे बना z स्क्वायर, तो दूसरा वाला भी z पर ही जाएगा, तो दूसरा वाला जब आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाता है, रिंग का शेप बना लेता है, कैसा शेप बना लेता है, रिंग का शेप हमारा बना लेता है, तो वो जाता है dz स्क्वायर। तो d ऑर्बिटल में, सॉरी d सबशेल में 5 ऑर्बिटल हमें देखने को मिली, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल देखने को मिली, 3 जो प्लेन पर रह रही थी, 2 जो एक्सिस पर रह रही थी, बात समझा रहे कि नहीं, 3 ऑर्बिटल जो प्लेन पर थी, 2 ऑर्बिटल जो एक्सिस पर थी, ठीक है। ये तीनों क्या हैं, प्लेनर, ठीक, ये दोनों क्या हैं, एक्सियल, ठीक, इनको एक्सियल कहा जाता है, इनको नॉन एक्सियल या प्लेनर कहा जाता है। लेकिन अगर हम P की बात करेंगे तो P में तीनों के तीनों क्या हैं, प्लेनर हैं, एक्सियल हैं, क्या हैं, एक्सियल है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हैं, एक्सिस पर हैं, एक्सिस और प्लेन जानते हो ना, ठीक है, पिछले 15-20 मिनट से ये एक्सिस प्लेन यही सब समझा रहे थे, पर बैलों को कहां समझ में आएगा, ठीक है, एक्सिस और प्लेन बताने के बाद नहीं समझ में आया तो वो ऑर्बिटल वाला तुम लोग बोलो चाहे ना बोलो, मुझे पता है तुम्हें कितना समझ में आया है, समझ में आ रही बात ना, ठीक है, तुम लोग बोलो चाहे ना बोलो कि हाँ आ गया समझ में या नहीं आया, हमको पता चल गया है। जब एक्सिस और प्लेन ही नहीं क्लियर है कि एक्सिस क्या होता है, प्लेन क्या होता है, तब तुम लोग, मेरा काम हो गया यहाँ पर खत्म, समझ में आ रही बात ना। एक्सिस, इस पूरी बिल्डिंग में एक्सिस और प्लेन कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, कॉर्नर कहाँ है, एक्सिस कहाँ है, प्लेन कहाँ है, सरफेस, कुछ बता सकते हो, बताओ, हाँ ठीक है, एक तुम्हें हो तेज, बाकी सब तो बैल है। तुम प्लेन में हो या एक्सिस पर बैठे हो, प्लेन पे बैठे हो, एग्जिस्ट करते हो स्पेस में, ये जो एरिया है ये स्पेस है, जहां खड़े हैं वो प्लेन है, और वो क्या है, एक्सिस। एक्सिस होता है 1 डायमेंशनल, प्लेन होता है 2 डायमेंशनल, और स्पेस होता है 3 डायमेंशनल। समझ में आई बात कि नहीं। यहां अगर कोई चीज है तो उसकी डिस्टेंस कहां से नापोगे, एक्स एक्सिस से भी नापोगे, वाई एक्सिस से भी और जेड एक्सिस से भी, बात समझ आ रही कि नहीं। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो या तो एक्स और वाई इन्हीं दोनों से नापोगे, इस प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट है तो दोनों एक्सिस से नापोगे, और एक्सिस पर ही है तो ओरिजिन से नापते हैं, कोऑर्डिनेट्स, याद है कि नहीं, तुम लोग को नहीं याद है, अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इतना तो समझ में आ गया कि एक्सिस और प्लेन क्या होते हैं, अब नहीं है सर बोले, तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पर होती हैं उन्हें एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं, जो प्लेन पर होती हैं उन्हें प्लेनर ऑर्बिटल कहते हैं। तो अभी तो शेप ऑफ ऑर्बिटल क्लियर हुआ, अब कल वीबीटी हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक।